हमने क्या देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स, आप लोग लिखते रहो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है, ये दोनों एक दूसरे को किसी फोर्स से खींचते हैं। वो फोर्स कौन सी है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वाले ऑब्जेक्ट को 2 वाला ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचेगा, नंबर 2 वाले ऑब्जेक्ट को ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। और ये फोर्स कौन सी है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। मैं भी सन को खींच रहा हूँ, सन भी मुझे खींच रहा है विद इक्वल फोर्स। ध्यान रखिएगा, विद इक्वल फोर्स। आप अर्थ पर बैठे हुए हैं, चिपके हुए, अर्थ के साथ ऊपर ही रहते हैं, उड़ तो नहीं जाते हैं। तो अर्थ आपको अपनी तरफ खींच कर रखती है, बांध कर रखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। फोर्स किस पर डिपेंड करती है? मासेस के प्रोडक्ट पर। जितने बड़े बड़े मास उतनी ज़्यादा फोर्स। तो मेरे में और इसमें चीकू में इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही जितनी सन और अर्थ के बीच में लग रही है, क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक। दूसरा किस पर इन्वर्स प्रोपोर्शन में आती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी। डिस्टेंस कम होएगा, फोर्स ज़्यादा होगी। इन्वर्स वेरिएशन। तो हमने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट ऑफ मास और डिस्टेंस के स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, हमने लिखा F इज इक्वल टू तो साइन लगाया नहीं मैंने, प्रोपोर्शनल का साइन। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ वो कांस्टेंट का फॉर्मूला वैल्यू है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। सब जगह प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट्स अलग अलग आते हैं। कहीं वैल्यू कुछ आती है, कहीं वैल्यू कुछ आती है, कहीं वैल्यू कुछ आती है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। इधर क्यों खड़ा कर रहा हूँ, अगले स्लाइड पर। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। यही पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम करा था ना। तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट किया, इक्वल टू में, तो यहाँ भी कांस्टेंट आया k। लेकिन ये जो कांस्टेंट k था, हमने इसकी यूनिट्स इस तरह से चूज कर ली थी कि k की वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसा कभी होता नहीं कि प्रोपोर्शनैलिटी के बाद इक्वल टू का साइन कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट ना आए, लेकिन कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग आती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है नहीं? ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। जब प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट किया तो इसे g को क्या बोलते हैं? g इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। रादर एक वर्ड और यूज कर लो, इसको मैंने पूरा लिखा नहीं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसका वैल्यू। ठीक है। G is called constant of proportionality, और इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। G वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स क्या होंगी? देखिए, G को अलग करिए, G को शिफ्ट करिए अलग, G अलग आ गया। R स्क्वायर, इधर देखो यार, पढ़ा रहा हूँ। R स्क्वायर को इधर ले जाओ, हो गया FR स्क्वायर। M1 M2 को नीचे ले जाओ, तो G सेपरेट हो गया, तो G हो गया FR स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। फोर्स की यूनिट बताइए, न्यूटन। डिस्टेंस मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। केजी इंटू केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट्स क्या आ गई इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी।
यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, अपने आप निकल आएंगी यहाँ से। जिसका भी फॉर्मूले की यूनिट्स निकालनी है आपने, उसको उठा के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? लिख ले, सोच कर रहा है। जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आप ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में निकाल लो, जिसमें मन करे उसके बीच में निकाल लो। आप ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में निकाल लो, ग्रेविटेशनल उसका कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। आप अर्थ और मून के बीच में निकाल लो, सन मून के बीच में निकाल लो, कहीं और किसी जगह ले जाकर, कहीं भी पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो चीजों के बीच में फोर्स निकाल लो, जी यही यूज होगा। जी का वैल्यू नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसीलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसीलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है। भाई पूरे यूनिवर्स में आपने जब भी फोर्स निकालनी है, जी का वैल्यू नहीं बदलेगा, ये रहने वाला है। जी का वैल्यू 6.67 10 की पावर -11। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? आगे चलते हैं। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया G m1 m2 बाय r। सही है? अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले लूं, इसको भी 1 kg का ले लूं, इसको भी 1 kg का ले लूं, और दोनों के बीच में 1 मीटर का फासला रखूं, समझ लो बात? ये भी 1 ले लिया, ये भी 1 ले लिया, ये भी 1 ले लिया, तो आपका जो G है वो किसके बराबर आ गया? 6.6 F के बराबर। G का वैल्यू क्या है? 6.6। क्या मतलब? क्या मतलब है कि अगर आप दो 1-1 किलो के ऑब्जेक्ट्स को 1 मीटर की दूरी पर रखते हो, तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, कितनी फोर्स से खींचेंगे? ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? वो कहता है इट इज द फोर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? इट इज द फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 1 kg each placed at 1 meter from each। दोबारा पूछो। अगर मैं 1-1 किलो के दो ऑब्जेक्ट्स ले लूं, उनको 1 मीटर की दूरी पर रख दूं, तो वो दोनों एक दूसरे को इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? दोबारा बोलो। अगर आप 1-1 किलो के दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हो और दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी रखते हो, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इतनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे। देख रहे हो कितना छोटा वैल्यू है, कितना छोटा वैल्यू है। 6.67 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर मैं डिवाइड करता हूं, इतनी सारी फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए हर चीज एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाती। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू इन ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना है? बहुत ही कम। देख रहे हो कितना छोटा है, नेग्लिजिबल ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अर्थ का मास डाल दूँ और तुम्हारा मास डाल दूँ, तो अर्थ का मास बहुत बड़ा हो जाएगा। उस कारण से आपके और अर्थ के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छी खासी नजर आएगी। तभी तो बेंच आराम से चेयर पे बैठे हुए उड़ जाते हैं तो हवा में। समझ रहे बात को? तो ये फोर्स आई, दो 1-1 किलो के ऑब्जेक्ट्स ले लिए, दोनों कितना दूर रख दिया हमने, तो दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगी? 6.67 into 10 की पावर -11। डिफाइन जी, लिखो। बोलो, लिखो लिखो लिखो। ये लिख लिया सारा? ये सब मत लिखना है, सीलो सीलो लिखना, तो तुम्हारे बच्चों को तर्जुमा समझा रहा हूं। लिखो
numerically equal to the force. G is numerically equal to the force. Numerically equal to the force that exists between two bodies of unit masses that exists between two bodies of unit masses placed at two bodies of unit masses placed at unit माने one unit masses placed at a unit distance from each other, placed at a unit distance from each other, placed at a unit distance from each other. ठीक है, कल जब मैं क्लास में पूछूंगा तो आप समझा देना मुझे कि अगर दो एक एक किलो, मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम नहीं लिया, इस वैल्यू का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल एक जनरल सी लैंग्वेज लिखवा दी मैंने, अदरवाइज मैं कहना यही चाह रहा हूँ। यूनिट माने वन, कितना दूर रखा वन, तो इसलिए यूनिट डिस्टेंस यूनिट मासेस, और फोर्स का वैल्यू भी नहीं दिया मैंने, ठीक है ना। लेकिन कहना यही चाह रहा हूँ, अगर 1-1 किलो के दो ऑब्जेक्ट्स में ले लूँ, दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रख दूँ तो दोनों एक दूसरे को इतने न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो चीज। और आप देख सकते हो ये न्यूटन की फोर्स बहुत ही कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल ही है। दोनों में से अगर एक ऑब्जेक्ट भी बड़ा होता, अर्थ के साइज का, मून के साइज का, अच्छी बड़ी वैल्यू आती। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगा। चलो एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं। ये हमारी अर्थ और ये हमारा छोटा सा ये बच्चा, क्या नाम है चीकू? क्या नाम है? मोक्ष। ज्यादा बड़ा हो गया पर चलो दिखेगा नहीं, फिर नहीं डॉट सा ही बनना है, कोई बात। ये हमने मोक्ष बना। मोक्ष का मास कितना है? 25 किलो। कितना है? 40 उतरेगी, 40 ही दे दिया। 40 के अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg उतरेगी। ठीक। और तेरे और अर्थ के, मैंने क्या बोला था पहली बार में क्या बोला था? दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है? कहाँ से लेते हैं दूरी? सेंटर टू सेंटर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, है ना। अगर सेंटर टू सेंटर लेते हो तो अर्थ और उसके मोक्ष के बीच में दूरी कितनी हो गई? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। मोक्ष को इतना बड़ा मत देखिएगा, छोटा सा दिखेगा, मैंने डॉट भी लगाऊंगा तो बड़ा लगेगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आ गया रेडियस ऑफ अर्थ। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई? रेडियस ऑफ अर्थ। कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ? अब ये धीरे धीरे चीजों को याद रखिए। मोक्ष बाबू, यहाँ पर अर्थ में छेद करना शुरू करिए और 12,800 किलोमीटर का छेद करिए, दूसरी तरफ निकल जाए। कितना बढ़िया काम और क्या है। नहीं, बीच में तो जो होएगा सो होता रहेगा, उल्टे घूमते रहेंगे। लेकिन यह है कि आप यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे। 12,800 डायमीटर हो गया, ठीक है, किलो। अच्छा, अर्थ में कितना गहरा गड्ढा आज तक किया गया है? सर वो रशिया में बहुत पहले किया था, अब चाइना वाले खोद रहे हैं। कितना किलोमीटर हो चुका है? और क्या करेंगे ज़्यादा नीचे? सर और वो कुछ भूल गया मैं। नेचुरल रिसोर्सेज कोल जैसा कुछ करेंगे। कोल मतलब 20 किलोमीटर नीचे निकलेगा तो साथ देख इधर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2। अब हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? कितनी फोर्स से मोक्ष धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, या कितनी फोर्स से धरती मोक्ष को अपनी तरफ खींच रही है। सेम फोर्स आएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं बिटवीन द टू बॉडीज। एक 40 किलो का ऑब्जेक्ट है और एक कितने किलो का ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच में क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जी का वैल्यू बताओ। 6.67, ठीक है, into 40 बड़ा हो गया कुछ। फोर्स इज इक्वल टू
6 7 10 की पावर -11 इंटू 40 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर में नहीं लेनी, किसमें लेते हो? ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? मीटर। तो 1 किलोमीटर को किसमें कर लें? मीटर। G m1 m2 by r square, ये G का वैल्यू, ये m1 ये m2 by r square। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? ध्यान से सुनो। पहले एक काम करो, ये जो नंबर्स है ना इनको तो एक तरफ कर लो। चलो 40 का भी 40 ही लिख देता हूँ, बाद में 0 कर दूंगा। बेस सेम होती है तो पावर्स, तो 24 माइनस 11, 24 ऐड हो जाएंगे दोनों, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? इंटू 6 रहेगा। अच्छा इंटू 6 रहेगा, ये लो मैं पीछे करो, इंटू 6 रहेगा। ठीक है, आगे चलो नीचे आओ। 64 इंटू 64 स्क्वायर हो गया। ये कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5। 10 की पावर 5 हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो पावर पे पावर होती है, तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो बनी 10 की पावर। ठीक है, अब सारे जीरोस एक तरफ कर लेता हूँ, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन छोटी सी रह जाएगी। इंटू 4 कर देता हूँ 40 का, इस 10 को यहाँ लगा देता हूँ, इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 माइनस 11। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये 10 किसका ले लिया मैंने? 40, सॉरी 10 क्यों लिखा? सॉरी 1 और नीचे से 10 की पावर 10 ऊपर जाएगी तो डिवाइडेड बाय। अब आपका मैथमेटिक्स का जो सॉल्व करना रह गया वो डिवीजन रह गई, इतनी 10 की पावर्स को एक तरफ कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए और 10 की पावर्स कितनी आएंगी? 24 और एक 25 माइनस 21 कितना होगा? 4। वो तो करता रहे अपने आप। 16 आ गई। तो ये आया 0.039 इंटू 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 3900 न्यूटन। 4 ही तो आएगा, 390 है, 390 न्यूटन। 4 आया ना, अच्छी खासी फोर्स आ गई, इसीलिए तो फोर्स से आप बंधे हुए, नहीं तो उड़ जाते। समझ लो बात को। एक बात और ध्यान रखना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, जितनी फोर्स से अर्थ मोक्ष को अपनी तरफ खींचती है उतनी ही फोर्स से मोक्ष भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचते हैं। लिख लिया? लिखना नहीं है, फिर क्या करना है? ऐसा ना करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, तो ये कितनी बनेगी? ये बेकार सवाल है, अच्छे वाले उठा दो। ये बात समझना, अच्छी खासी फोर्स आई, लिख लिया था कि तुमने पूरा? अच्छी खासी फोर्स निकल आई, इसीलिए हम अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। अब एक क्वेश्चन आ गया, नहीं, a stone and earth attract each other with equal force, but we see only the stone falling towards earth
and not the earth rising towards stone. Why? क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई अर्थ और स्टोन दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, फिर पत्थर ही नीचे आता क्यों दिखाई देता है? अर्थ क्यों नहीं ऊपर उठती हुई दिखाई देती? क्या अर्थ खींचती नहीं स्टोन की तरफ? खींचती है, बिल्कुल खींचती है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। फोर्स दोनों के लिए कैसी है? कांस्टेंट है, इक्वल है, दोनों के लिए बराबर फोर्स है। स्टोन भी अर्थ को खींच रहा है और अर्थ भी स्टोन को खींच रही है, यानी फोर्स में तो चलिए आना नहीं है। अगर ये कांस्टेंट है और मैं m को नीचे ले जाता हूं तो एक्सेलरेशन किसके इनवर्स में आता है? जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। स्टोन का मास बहुत कम है तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। दिखेगा कौन? अब अर्थ का तो मास बहुत ही बड़ा है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? बहुत ही छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ? स्टोन बहुत छोटा है तो उसका मास बहुत कम है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? ज्यादा। तो इसीलिए आपको स्टोन तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अर्थ ऊपर की तरफ उठती नहीं दिखाई देती क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम। ठीक है, इसको लिखो। Acceleration of Earth is very small as it is much heavier than the stone. जहां पर आपने वेरी स्मॉल लिखा है ना, यहां ब्रैकेट में नेग्लिजिबल लिखो। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल एज इट इज मच हैवियर देन द स्टोन। और ये जरूर लिख लेना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये जरूर लिख लेना। इसके बिना बेकार है। क्या समझाओगे टीचर को? टीचर तो इसको ही देखेगी। टीचर बोलेगी दोनों के बीच में फोर्स कैसी लग रही है? एक जैसी। फिर फर्क क्या पड़ गया? फिर क्यों नहीं अर्थ उठ जाती ऊपर? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि उठती नहीं है, थ्योरेटिकली तो उठती है। उसका एक्सेलरेशन कितना है? बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, 0 के बराबर वैल्यू वाली, ऑलमोस्ट। ठीक है ना? इसलिए अर्थ ऊपर नहीं उठती दिखाई देती है आपको, पत्थर नीचे आता दिखाई देता। पत्थर कितनी फोर्स से नीचे आता है? कितने एक्सेलरेशन से नीचे आता है? बढ़िया बोला, 9.8 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया? आगे लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखो। Calculate the gravitational force between Earth and Sun. लिखो, calculate the gravitational force between Earth and Sun. अर्थ का मास कितना लिखा था हमने? 6 into 10 की पावर 24 kg। ठीक। और सन का मास दिया हुआ है 2 into 10 की पावर 30। दिया हुआ मास होगा सन का, बेटा सब कुछ दिया। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये एवरेज क्यों बोल रहा है? इसको बढ़ता घटता रहता है क्या? यस सर। और भी एलिप्टिकल है हमारी सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बढ़ता घटता रहता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है देखिए ऑर्बिट डिफरेंस है क्योंकि
सर ठंडियों में थोड़े दूर चले जाते हैं। सर्दियों में थोड़ा दूर चले जाते हैं और गर्मियों में पास आ जाते हैं। स्पीड पे भी फर्क पड़ता है क्या? अर्थ की स्पीड कभी ज्यादा हुई कभी कम हुई? हाँ पड़ता होगा शायद। होगा नहीं पता है तो बताओ, नहीं तो बात करें फिलहाल ये देखो क्या निकालना है दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला बताओ, G m1 m2 बाय 6.67 into 10 के पावर -11। अर्थ का मास 6 into 10 के पावर 24। सन का मास 2 into 10 की पावर 30। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 into 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। 6.67 into 6 into 2 एक तरफ, 1.5 into 1.5 एक तरफ। अगर अभी आप कॉपी कर रहे हो तो डूब मर हो जाएगा। नहीं कॉपी क्यों कर रहे हो? अपने आप कर लो। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कॉपी बोर्ड से करनी होती है। -11 प्लस 24 प्लस 30 नीचे हो गया 22, ऊपर चला गया -20। 11 की है ना, 10 की पावर 11 की पावर आ गई मतलब। देखो कितनी सारी फोर्स है, 10 की पावर 21। इसीलिए तो अर्थ सन के चारों तरफ लगातार मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए चक्कर काटे जा रही है, बंधी हुई है एक फोर्स से। उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फायदे क्या हैं? नहीं होगी तो ही क्या हो जाएगा? नहीं होगा फिर हम सब हवा में हम चलो हम हवा में उड़ जाएंगे और खाना नहीं खा पाएंगे। खाना तो खा लेते हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस में जो ये एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो खाना वाना तो खा लेते सर ऑक्सीजन अरे वीक हो सर जाएंगे, वो सन के वीक हो आसपास जाएंगे। नहीं घूमेंगे फिर वीक हो बाहर जाएंगे। घूमने से। हैं। हाँ, ये बात सर भी ठीक फ्लोरा है। और फौना कैसे? सर हमें अर्थ कहाँ उड़ जाएगी? सर प्लांट ही नहीं, नहीं नहीं। सर हमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाएगा। सर और सन से दूर हो जाएंगे तो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। वो एटमॉस्फेयर उस गुड़िया ने बोला कि भैया हम उड़ने लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। वो दूसरा बोल रहा है हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि एटमॉस्फेयर भी किससे बना हुआ है? एयर के पार्टिकल्स भी ग्रेविटी से बंधे हुए, नहीं तो वो भी निकल गए होते। दो। अब तू बोल क्या कह रहा था? अब तू बोल क्या था? हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हाँ। लोकसभा और राज्यसभा की तरह क्यों बात करें? याद आ गया। जैसे वहाँ बिहेव करते हैं लोग। हाँ, हाँ हम लोग सारे 8वीं पास हैं। हाँ ये हम सन से दूर चले जाएंगे तो हम हैबिचुअल जोन से दूर चले जाएंगे। Habitual zones? कि जहाँ जी सकते हैं। एडेप्टेशंस क्या थस बीमारी। सर इसने ठीक बोला, बिल्कुल सर क्यों? इसने ठीक बोला कि हम वीक हो जाएंगे। वीक इसलिए, देखते हो एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, स्पेस स्टेशन में 6 महीने साल भर रहने के बाद आते हैं, तो वो खड़े भी नहीं हो पाते। खड़े भी नहीं हो जाते, तो महीनों लग जाते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट में दोबारा एडजस्ट होने के अंदर। बिल्कुल उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। सही बात है, बिल्कुल। और बताइए क्या? वेट तो कम हो ही गया, उड़ गया। जब कोई खींचे हुआ वेट क्या होता है?
अभी मैंने आपको कई बार बता चुका, वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, तो वो तो खत्म ही कर दिया हमने। और तो कहीं पहुंच जाएंगे। जो ग्लेशियर्स हैं वो तो अब ना हॉलीवुड की मूवी मत बना, साधारण भाषा में जो 9वीं क्लास में सवाल जवाब करने हैं वो बता। जब ग्लेशियर्स पिघलते, नदियाँ कैसे बनती हैं? ग्लेशियर पिघलते हैं, ऊपर से नदी, ऊपर से पानी बन के वो नीचे की तरफ आता है। कहाँ से आता है? ग्लेशियर कहाँ रखे? मैं कहीं यहाँ पर चंडीगढ़ में रखे हैं? पहाड़ों पे है ना ऊपर कहीं पर, तो ऊंचाई पर रखे तो वहाँ से बर्फ पिघलती है तो नीचे वो भागता है। नीचे वो क्यों भागता है? क्योंकि ग्रेविटी है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी तो वो नीचे वो क्यों आएगा? तो रिवर भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, हम कैसे बैठ पाएंगे वहाँ पर? कहीं पर भी नहीं बैठ रहे, उड़ते फिरेंगे जैसे लोग। एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, बेसिकली लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ऐसा हुआ तो। मून पर देखते हो, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। मून का साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि मून का साइज थोड़ा छोटा है, क्या वहाँ गैसेस नहीं बनती होंगी? अरे इतना बड़ा एरिया उसका, कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रोसेस चलता ही रहता होगा, तो गैसेस रिलीज भी होती रहती होगी। कुछ गैसेस रिलीज होंगी तो क्या गैसेस वहाँ हैं? नहीं, गैसेस वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 लगातार रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है ना? तो उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है किसका? मून का, वो उन गैसेस के पार्टिकल्स को पकड़ के रख ही नहीं पाता, वो भाग जाता है, ठीक है? तो इसीलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल कैसा है? मून का कम है, तो वो उनको होल्ड करके ही नहीं रख पाता, तो इसलिए वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ लाइफ नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर लाइफ भी नहीं, ठीक है? और बोलो। सर अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते हो कभी तो वर्ड, Yes, sir. कभी ग्रेविटी वर्ड इस्तेमाल करते हो, क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, इतना सा फर्क है, जब दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो और उनमें से एक अर्थ हो, एक उसमें से अर्थ हो, तो उसका नाम हम दे देते हैं ग्रेविटी। जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उनमें से एक अर्थ हो तो हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ऐसे करते हैं, कंफ्यूजन मत रखना, कुछ नया नहीं है इसमें। लिख चाहे तो लिख लो, ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन बिटवीन, ओए माइक टाइसन लिखता क्यों नहीं बेटा? ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ and any object lying on its surface or near to its surface, between earth and the object and any object lying on its surface or near its surface. अच्छा, अब लिखें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी चाहिए ना हमें। ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? लिखें सर, ये स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में। क्या कर रहा है गाड़ी को? ऐसे लिखो, आगे लिखो जरा फटाफट। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, क्या लिखवा रहा हूं मैं एक बार बता दूं आपको, ये लिखवा रहा हूं, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी। एवरी, जल्दी लिखा ना, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, every other body with a force, with a force which is directly proportional to, साफ साफ, इतना भी गंदा मत लिखिए कि दवाइयां मिलने लगे इसमें, which is directly proportional to, क्या क्या? Distance. Which is directly proportional to product of their masses,
directly proportional to product of their masses and inversely proportional to, हाँ आप सही शब्द बोला है, inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. आप इसके नीचे 2-3 नोट लिखो, 2-3 नोट लिखो इसके नीचे. पहली चीज, this force acts along the line. This force acts along the line. Line, L-I-N-E, along the line, joining the centers of two bodies. Along the line, joining the centers of two bodies. ये नोट नंबर 1 था. This force acts along the line बेटा, line, L-I-N-E, Center of two bodies. L-I-N-E. समझ में आया तो काट के दोबारा से इसको. Along the line, joining the centers of two bodies. दूसरा Newton's third law is obeyed. Newton's third law is obeyed. अभी हम क्या कह रहे थे? एक ऑब्जेक्ट जितने फोर्स से दूसरे को खींचता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले को उतनी ही फोर्स से खींचता है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ओबेड. OBEYED, ओबे. ठीक है जी, आगे लिखो. इससे पहले हम एक बार और भी चीजें कर चुके हैं. ये बात, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ एक धागे में एक पत्थर बांध दूं और इसको जोर जोर से ऐसे घुमाऊं तो ये घूम जाएगा? बिल्कुल घूम जाएगा. कोई चीज तो होगी जो इसको गोल घूमने के लिए मजबूर कर रही है. फोर्स करा था हमने पहले. तो किसी भी बॉडी को गोल गोल घुमाने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए होती है. फोर्स लगती है. कौन सी? सेंट्रीपिटल. वो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को लगती है? सेंटर की तरफ लगती है. यानी उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर सीकिंग फोर्स हो गई हमारे पास. सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, बहुत बढ़िया, mv²/r. mv²/r. ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी. कौन सी फोर्स होगी? जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूम रही होगी तो उसको गोल गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ ना कुछ तरीके से मिल रही होगी. जैसे यहाँ पर जो ये धागे में टेंशन है, खिंचाव, तनाव, जो भी बोलोगे आप इसको, टेंशन, तनाव होना चाहिए. जो धागा खिंचा हुआ होगा ना बिल्कुल, तो धागे में जो ये टेंशन है ये क्या दे रही है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स. अच्छा, बाई चांस अगर ये धागा टूट जाए तो ये बॉडी कहाँ को जाएगी? क्या बात, पढ़े लिखे से हो तुम. बॉडी कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, टेंजेंशियल जाएगी, ऐसे. ये बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? टेंजेंशियल. सब करो, रुक जाओ. बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? टेंजेंट. टेंजेंट क्या होती है? सर्कल को एक बाहर एक पॉइंट पे टच करती जाती है, टेंजेंशियल. तो ये हो गई टेंजेंट. तो अगर हमने इसको धागे को तोड़ दिया तो ये कैसी जाएगी? टेंजेंशियल चली जाएगी. यानी धागा टूट गया तो ये सीधी कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी. यहाँ टूट गया तो ऐसे जाएगी, यहाँ टूट गया तो ऐसे जाएगी, यहाँ टूट गया तो ये ऐसे जाएगी. डिस्चार्ज हो गया. 1 मिनट के लिए वो करते हैं. हाँ. अब अगर सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है, अब मैं दोबारा ले लेता हूँ इस चीज को. ये आ गया हमारा सन, ये आ गई हमारी अर्थ. अर्थ सन के चारों तरफ लगातार चक्कर काट रही है. तो जब ये चारों तरफ चक्कर काटेगी गोल 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 गोल, तो इसको भी क्या जरूरत पड़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स.
सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? Gravitational ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में? बिटवीन सन एंड यस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। सर नोट में लिख दें, क्या चीज? नोट में लिख दें चीज। कहीं भी लिख दे। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया ना हमने, mv²/r। m क्या है? बॉडी का मास जो गोल गोल घूम रही है। r क्या है? जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है। v क्या है? जिस वेलोसिटी से घूम रही। Centripetal force is provided by the gravitational force between the sun and the earth. हटाओ। एक सेकंड सर। हटा दो। Yes. छोटे हटा दो बेटा। अच्छा, क्या कह रहे बेटा? कितने पॉइंट्स लिखे थे उसमें तुमने? तुमने नोट लिखे ना, नोट वो जो भी आपने नोट लिखे हैं ना, उस नोट में एक और चीज बढ़ाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सबसे कमजोर फोर्स इन नेचर, इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। WEAK। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये। और एक लाइन और लिख लो, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। रिपल्शन हो सकता है कभी? नहीं, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेचर वाइज ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? न्यूक्लियर। वो फोर्स जिससे न्यूक्लियस बनता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। कहीं लिख लो ना, याद रहेगी तो याद कभी यूज कर लेंगे। इसमें है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी होती है न्यूक्लियर फोर्स? जिससे न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर, ठीक है जी। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो जो एक हाई डेंसिटी का जो सेंटर बनता है एटम में, उसे कहते हैं न्यूक्लियस, कोर कहते हैं उसको, ठीक है। तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट्स लिखो जरा। इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके नीचे 8-10 लाइन छोड़ दो। इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ये आप लोग लिख कर लाओगे, बस इतना बहुत है। ये वही सब है। स्नोफॉल होता है ग्रेविटेशन के कारण, रेनफॉल होता है ग्रेविटेशन के कारण, रिवर्स नीचे आती हैं ग्रेविटेशन के कारण, हम जमीन पे बैठे हुए हैं ग्रेविटेशन के कारण, मतलब अर्थ से चिपके हुए हैं। एटमॉस्फेयर कुछ भी कंसिक्वेंस कह ले, कुछ भी कह ले, क्या करें, और इफेक्ट्स ही हैं। और क्या था? एटमॉस्फेयर यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और बस ये सब चीज़ें लिखनी है आपको, ये अपने आप लिखनी। सैटेलाइट छोड़ते हो ना, सैटेलाइट तो ऊपर घूमता रहता है। सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट होता क्या है वैसे?
जो एक बॉडी जो एक दूसरी बड़ी बॉडी के चक्कर काटती बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। एक बॉडी जो दूसरी बड़ी बॉडी के चारों तरफ चक्कर काटती है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। जैसे मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे हम सैटेलाइट छोड़ देते हैं ऊपर जाकर, तो वो सैटेलाइट चलती कैसे? पेट्रोल खत्म नहीं होता कभी उसका? नहीं सर, वो सेंटर कभी सैटेलाइट ऑर्बिट पकड़ लेती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो चलती है वो। ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे चलेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स तो अंदर वो खींचती है उसे। सर वो ऑर्बिट पकड़ लेती सर है। तो वो अच्छा, फिर? सर वो ऑर्बिट में घूमती सर रहती है। उसका अपना ऑर्बिट है। जैसे मून घूमता है तो ऑर्बिट ऐसे उसका अपना तो सैटेलाइट को चलाने के लिए तेल वेल की जरूरत नहीं पड़ती, फ्यूल वगैरह की जरूरत नहीं है? सर थोड़ा थोड़ा सर धरती को भी मिलती है। सर कुछ ऐसा होता है नहीं सर, नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। नहीं अच्छा, फिर कैसा होता है? फिर घूमती कैसे हो? सर सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं से तो मिलती होगी, अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाती है। अच्छा, गिरती क्यों नहीं है? सर आपने तो बोला कि वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो खींच दे। वीकेश फोर्स है ना। सर वो इतनी ज्यादा नहीं है कि नहीं, वो ऐसे खींच बात दे। मत करो। ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ठीक है? आप क्या किया आपने, यहाँ रॉकेट ले गए इतनी ऊंचाई पे और यहाँ रॉकेट को ऐसे चलाया और रॉकेट से सैटेलाइट को अलग कर दिया। रॉकेट तो चला गया आगे, सैटेलाइट रॉकेट से अलग होते क्या हुआ? इट स्टार्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। लेकिन अर्थ यहाँ से कैसे समझो? ये फिर दोबारा अर्थ की तरफ आएगी, ये फिर दोबारा अर्थ की तरफ गिरेगी, आई नहीं पाती है। ये फिर दोबारा अर्थ की तरफ गिरेगी। इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ बट इट नेवर रीचेस अर्थ। तो इसको चलने के लिए कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती, लगातार ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी हुई अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है, सालों तक चक्कर काटती है। तो सैटेलाइट्स लगातार अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। ठीक है, समझ लो बात को? वापस कब लाया? गिरा देते होंगे कहीं समुद्र में लाके। आगे ले, आगे ले। वेट और मास में डिफरेंस देखते हैं एक बार। अब थोड़ा सा ध्यान से चीजें थोड़ी सी अलग अलग। अब तक तो मैं कहते हैं, क्या कहते हो, घर जा वहां जाके क्या कहते हो, मदर डेयरी पे 2 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो। 2 किलो दूध होता है 2 लीटर। और फिर 2 लीटर बोलो ना, वॉल्यूम की यूनिट ला रहे हो ना, मास थोड़ी ला रहे हो। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, वेट क्या है? सर अर्थ जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ बस आपने पहला शब्द बोल दिया, वही डेफिनेशन खत्म हो गई। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। वेट इज द फोर्स with which a body is attracted पहले हुआ हो कहीं ना कहीं। Weight, it is the force with which body is attracted towards the center of earth. सर इसके जो क्वांटिटी है मास इसकी यूनिट बताइए, ऐसा यूनिट kg। इसकी ऐसा यूनिट बताइए, ऑब्वियसली न्यूटन, क्योंकि ये क्या है? फोर्स है। अब तो कुछ भी लिखते हो, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? मास और वेट में डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस भाई? सब्जी खरीद कर लाते हो तो वो एक ऐसे 2 बर्तन रखे होते हैं, एक तरफ तो वो रख देता है तराजू वेट, एक तरफ रख देता है आपकी तोरी लौकी, तो ऐसे करके नापता है। उसको बोलते हैं पैन बैलेंस।
तो इट इज मेजर्ड बाय फैन बैलेंस। और इसमें क्या लिखोगे? इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। सर इसका फॉर्मूला वेट का होता है mg। अभी कर थोड़ा सा समझ है बेटा। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? सिलेंडर तुड़वाया कभी घर में? नहीं तुड़वा तो वैसे ले लेते बिना तुड़वाए, उसको बढ़ाना पड़ जाएगा। Spring ऐसे बैलेंस। वो इसमें जो खींचते हैं ना। तुमने क्लास तकरीबन सारी अटेंड करी है। हमने तुम्हें याद है उस टाइम हमने वो किया था इसमें कोर्स आ रहा है बाइंड फोर्स वाला। हाँ सर तो ये जो हमने मान लगाया था ये स्प्रिंग बैलेंस ही तो है ना? हाँ। अब सुनो, वेट क्या है? वेट क्या है? द अमाउंट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन अबे फोर्स का फॉर्मूला एमए अगर मैं इसकी जगह वेट लिखूं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं वेट लूं तो वेट क्या होता है? m। और किसी बॉडी को अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है ना? तो वेट का फॉर्मूला क्या बनता है? mg। बस फर्क इतना ही, तो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना ही फर्क है बस, बाकी तो फॉर्मूला वही बन गया। तो वेट का फॉर्मूला हो गया mg। वेट का फॉर्मूला क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला हो गया, ये हम कर चुके शायद, इसलिए बोल रहे हो। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। वेट का फॉर्मूला हो गया mg। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये फॉर्मूला किस चीज का था? मान लो, सुनो ध्यान से सुनना भी, समझने पे ध्यान दो, लिखना लिखाना चलता रहे। ये रही अर्थ और ये रहा अर्थ के ऊपर कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है? दोनों के मासेस ले लेते हैं, इसका मास m, इसका मास n। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? अर्थ का रेडियस। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा, मैंने डॉट बड़ा लगा दिया, ठीक है? बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। अर्थ के कंपैरिजन में इसका साइज ना के बराबर है। अर्थ के कंपैरिजन में इसका साइज ना के बराबर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया अर्थ का रेडियस। अर्थ का मास कैपिटल M, बॉडी का मास स्मॉल m। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? G m1 m2 अपॉन r होगी ना? अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉडी का वेट कितना है तो आप क्या बोलोगे? मैं कहूं आपसे इस बॉडी का वेट कितना है तो आप क्या बोलोगे? नहीं, इस बॉडी का वेट कितना है तो वेट का फॉर्मूला क्या लिखते हो? mg। वेट का फॉर्मूला क्या लिखते हो? mg। वेट का फॉर्मूला क्या लिखते हो? m छोटा m इनटू g। इस बॉडी का वेट निकाल रहा हूं, स्मॉल m। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? वेट क्या होता है? फोर्स जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। फोर्स जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसका वेट कितना हो गया? mg। मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये क्या है? फोर्स जिससे अर्थ इसको खींच रही है। ये क्या है? वेट वही फोर्स जिससे अर्थ अपनी तरफ। फर्क है इन दोनों में कुछ? सर हम ये है कि नहीं? फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना? तो मैं एक काम ना करूं, इस फोर्स की जगह mg लिख दूं और इधर भी लिख देता हूं gmm/r। क्या लिखा है? जब दोनों की डेफिनेशन सेम है, ये डेफिनेशन क्या है? ये क्या कह रहा है? ये यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? कहता है दुनिया में हर बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पर अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। हाँ खींच रही है। दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है? gm1 m2/r²। वेट का फॉर्म डेफिनेशन क्या होता है? वेट का डेफिनेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट भी वही फोर्स है जिससे अर्थ हम अपनी तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब वेट का फॉर्मूला हो गया mg। इसका फॉर्मूला भी ये, फर्क थोड़ी हुआ दोनों में, दोनों बात एक ही हो गई। अगर दोनों बात एक ही हो गई, मालूम आपने क्या निकाल लिया?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और एक चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले में क्या क्या आया और क्या क्या नहीं आया। m क्या है? किसका? अर्थ का मास। ये क्या है? किसका? बॉडी का कुछ आया? बॉडी का मास था, आया? बॉडी का मास था, आया? इसका मतलब जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, खूब बड़ा पत्थर ले लो, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लो, तो वैक्यूम में दोनों को गिराओ जहां एयर ना हो, दोनों में एक्सेलरेशन सेम ही पैदा होगा, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। कहाँ गिराओ? वैक्यूम में गिराओ या फ्री स्पेस में गिराओ जहां हवा ना हो, ऐसी जगह उसको गिराओ तो वो जब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम पैदा होगा। बात समझ रहे हो? देखो सुनो, ये रही अर्थ, ये रहा बड़ा पत्थर, ये रहा छोटा सा पत्थर, ऊपर से दोनों को गिराओ, यहां से गिराओ, दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम ही आएगी। दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम ही आएगी। ये भी 9.8 से स्पीड से बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी भी, और इसकी वेलोसिटी भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो इसका मतलब बॉडी के मास से कोई लेना देना नहीं। मैं एक आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। पंखे बंद करो 1 मिनट के लिए। बेटा ये तो एक्सपेरिमेंटल उसमें बनेगी बात, कोई लैब वैब में बना रखा हो इन्होंने नहीं, ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ ये असल में हुआ है, वो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड नहीं कर रही? मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रही। किस पर डिपेंड कर रही है? अर्थ के मास पर और रेडियस पर। अर्थ भी क्यों बोल रहा हूँ? मास ऑफ एनी प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। जी किस पर डिपेंड करती है? अब मान लो मुझे मून पर निकालना है। बाय बाय। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाया आपने gm/r², ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे? क्या ये g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है? तो हम यहां पर कुछ पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ g, कि g का वैल्यू कब कब बदलता है, कैसे कैसे बदलता है, वो सब चीजें थोड़ी सी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये स्कूल में शायद ही करवाएं, तो इसलिए ध्यान से देखिए। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट कैसे? ये रही अर्थ, पहले आप अर्थ पर यहां बैठे हुए, मास रखा हुआ था, कितना दूर था अर्थ से? अर्थ के रेडियस के बराबर। ये आ गया अर्थ का मास। अब क्या किया गया है? अब आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के अच्छे खासे डिस्टेंस पर ले गए हो, ऊंचाई पर ले गए हो, 100, 200, 500 मीटर नहीं, 2000 किलोमीटर ऊपर ले गए, 1000 किलोमीटर ऊपर ले गए, 500 किलोमीटर ऊपर ले गए, अच्छा ऊपर ले रहे हो, यानी यहां से h हाइट ऊपर ले गए। ये कितना है? r। तो अब सेंटर से कितनी दूरी हो गई? h प्लस r। क्या ऊपर जब हम लेकर जाते हैं बॉडी को तो अर्थ के मास पर कोई फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। बात, जब मैं इस पत्थर को उठा के ऊपर लेकर जा रहा हूं, अच्छा खासा ऊपर लेकर गया हूं ऊपर की तरफ, तो क्या अर्थ के मास पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ा। ध्यान से देखिए जरा फॉर्मूला, जी कभी बदलेगा? जब मैं स्टोन को ऊपर लेकर गया तो क्या मास पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या डिस्टेंस पे फर्क पड़ा? हाँ। क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया। पहले डिस्टेंस कम था, अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो जी इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन में अगर आर बढ़ गया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। दिखवाते हैं इसको, समझ आ रही कि नहीं? जो चीजें कांस्टेंट्स हैं उन्हें आप छोड़ देंगे, जो चीजें बदलने वाली हैं उनका रिलेशनशिप लिखेंगे।
क्या पता लग रहा है? G और M कैसे हैं? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर गई। R अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? G घट जाएगा। हाँ है ना? अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल G ले रहा हूं तो ऊपर ले लेता हूं लेटर से G डैश। समझ रहे बात को? अरे हाँ है ना? अगर आपको इस वैसे तो आनी चाहिए, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तुम छोटे बच्चे नहीं, 9.5 क्लास में आ गए हो। हाँ 9th भी आधी निकल गई बेटा। 9.25 चलो आसान बता देता हूँ। R की जगह अब डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है? कहाँ है? सर ये सरफेस सरफेस पर। ये कहाँ है? सरफेस से थोड़ा ऊपर एट ए हाइट h। एट ए हाइट पल्ले बढ़ रहा कुछ नहीं। G बदला नहीं, M बदला नहीं, क्या बदला? डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों इतना तो समझ में आ गया कि जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो G कम होता है। इतना समझ में आ गया जब मैं ऊपर जाऊंगा तो G कम हो जाएगा। G माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या हो जाएगा? Gm अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Gm अपॉन Gm से Gm कट गया तो G डैश बाय G किसके इक्वल आ गया? R स्क्वायर फाइनल हो गया। G डैश में G क्यों कर रहा है? डिवाइड कर लिया मैंने, क्यों? मेरी मर्जी। क्यों क्या होता है? रीजन तो होगा ना कि कर लिया डिवाइड, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। नाम क्या था? नमन। नमन को 100 रुपये मिलते हैं, कुलदीप को 110 रुपये मिलते हैं। मुझे फ्रैक्शन देखना है क्या है दोनों का। मैंने नमन के पैसों को कुलदीप के पैसों से डिवाइड कर दिया। नमन के पैसे अपन कुलदीप के पैसे कितने आ गए? ठीक है, मुझे फ्रैक्शन में देखना था। मैं परसेंटेज कम या ज़्यादा निकालना चाहूँ तो निकाल लूँगा, क्या दिक्कत है? इसलिए फ्रैक्शन में करना। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट दिया, Gm से Gm काट दे, और फिर ये R स्क्वायर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और R प्लस एच ऊपर चला जाएगा। R स्क्वायर और R प्लस एच नीचे आ जाएगा। नमन बाबू इसलिए किया जा रहा है कि जब चीजें ऊपर जाती हैं तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ले गए 2000 किलोमीटर ऊपर, तो बताइए व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। फिर गलती होगी, भाई कैमरा ऑफ करना। मान लो अब आपको ये तो पता है कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो G नहीं माइनस कम होगा। जब ऊपर जाएंगे तो G कम हो जाएगा। सब बोलते क्यों नहीं हो? तो बोलते क्यों नहीं हो? क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि G किसके इनवर्स में आ रहा है? G किसके इनवर्स में आ रहा है? डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, G कम हो जाएगा। ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। लेकिन इस दौरान मैंने क्या चीज कांस्टेंट रखी थी? G और M। ये नहीं बदले थे, ध्यान रखना, ये नहीं बदले थे। अगर G और M कांस्टेंट है तो G किसके इनवर्स में आ गया? R स्क्वायर। R बढ़ जाएगा, G कम हो जाएगा। R बढ़ जाएगा, G कम हो जाएगा। R बढ़ जाएगा, G कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊंगा G की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मेरे से कोई कहे कि परसेंटेज डिक्रीज इन G निकालो, ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम सरफेस एरिया में भी क्वेश्चन ये चीजें आएंगी, इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लो। नाम क्या है? रुद्रांश। बाबू रुद्रांश, आपके एक टेस्ट में 30 में से 20 आए, अगले टेस्ट में आपके 30 में से 24 आए। मुझे बताइए कितने परसेंट इंक्रीज आया, कितने परसेंट नंबर बढ़ गए? कोई बता सकता है? 66.6 कितने बढ़ गए? पहले बताओ कितने बढ़ गए? 4 नंबर। पहले कितने थे? इनटू 100। कितने बढ़ गए?
अपॉन पहले कितने थे इनटू 100 कितने परसेंट बढ़ गए? 20%. ऐसे ही पहले टेस्ट में 30 में से 20 आए, अगले टेस्ट में 18 आए। कितने परसेंट कम हो गए? कितने कम हुए? पहले कितने थे? 10%. इनटू 100 तो 10%। मेरी बात समझ? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इधर देखो, कभी भी परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो पहले क्या निकाल लो? डिक्रीज निकाल लो। अपॉन पहले कितना था? इनिशियल वैल्यू इनटू, जैसे अभी हमने करा। ठीक है, अब देखो, देखो ध्यान से, यहां पर g की वैल्यू कितनी ली थी? ऊपर गए तो g की वैल्यू कितनी ली? g डैश। कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? डिक्रीज कितना आया? भाई यहाँ ज्यादा थी, वहां कम थी, तो हमने माइनस कर लिया, इतनी घट गई। यहाँ 10 थी वहां 9 हो गई, कितनी घट गई? 1। ये बात समझ में आ रही है? बात अरे ये समझ में आ रही है नहीं? झूठो लो सर, कॉन्फिडेंस लेवल चेहरे से टपक निकाले, और फिर कल को फिर शिकायत भाई हो, कोई फायदा नहीं। इसलिए समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। अभी जो मैंने नंबर समझाया उसको, रुद्रांश को समझ में आएगा? वो पहले टेस्ट में 20 आए, अगले टेस्ट में 24 आए, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला उसने? जो जितने नंबर कम हुए हैं बड़े थे, अब 4 20 होता है, 4 अपॉन 4 अपॉन 20 पहले कितने थे? पहले थे उससे इनटू 100। ऐसे बोल, कितने बढ़ गए या घट गए ऊपर? अपॉन पहले कितने थे? इनटू 100। डिक्रीज या इंक्रीज ऊपर आएगा, पहले कितने थे नीचे आएगा, इनटू 100। यही आएगा। अब देखो यहाँ जी कितनी है? जी यहाँ कितनी है? कितनी कम? ऊपर जाने से कम हो रही है ना, ऊपर जाने से कम हो रही है, तो ये ज्यादा माइनस कम, ये डिक्रीज। पहले कितना था? पहले कितना था? जी इनटू 100। इससे हम क्या निकाल लेंगे? कितना परसेंट घट गया। ठीक है, और एक मिनट, अगर मैं इसको लिखूं तो ये g बाय जी है माइनस g डैश बाय जी है इनटू। कुछ बच्चे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसके चक्कर में मुझे तुम्हें टॉर्चर करना पड़ता है। वो बैठा ना पीछे नमूना, अभी कह रहे थे g डैश बाय जी क्यों कराया आपने? अब उस चक्कर में मैं आगे तक ले जाऊंगा तुम्हें खींच के। g डैश बाय जी क्यों किया था? अब देखो g डैश बाय जी का फायदा क्या है। जब आपने g डैश बाय जी निकाल लोगे तो आप उसकी वैल्यू यहाँ डालोगे, उससे क्या निकाल पाओगे? परसेंटेज डिक्रीज इन जी। कृपया नोट कर लीजिए, समझ में आई बात? तो पहले फॉर्मूला था वो ना g डैश अपॉन g इक्वल्स टू r% का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। जो हट गई स्क्रीन। अब तुमने ठस तो मार, तो तेरे को पता है ना क्या लिखा है? g का फॉर्मूला हमने पढ़ा gm/r²। हम पढ़ क्या रहे हैं? g का वैल्यू वेरिएशन ऑफ जी बढ़ता घटता कब कब है? विद हाइट देखिए। तो जब हमने विद हाइट पढ़ा, विद हाइट के जब हम अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर चले जाएंगे तो g की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि g डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स में आता है। r यानी डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो g कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला भी पढ़ा, 1 माइनस g डैश बाय g इंटू 100। और g डैश बाय g कितना लिखा था? r प्लस h होल स्क्वायर। ये अब तक की हमारी कमाई जो हमने पढ़ा। समझ में आई बात? सोच लो, ये सब लिख लिया ना? कुछ छूटा तो नहीं ना किसी का भी? हाँ, हाइट के विद हाइट के नीचे है सारा, ये सारा काम जहाँ ये तेरा हेडिंग है। हाँ नहीं गुड़िया रानी, r² नीचे कैसे आ जाएगा? g और r इनवर्स में है। g डैश तेरा कहाँ है? हाइट पर ना, तो r इसका डिस्टेंस कहाँ आएगा? नीचे। ये g कहाँ है? सरफेस पे, तो इसका डिस्टेंस कहाँ आएगा? ऊपर। उल्टे ही आएंगे, क्रॉस में आएंगे। ये आया वेरिएशन ऑफ g विद हाइट। ठीक है, ये 100-200 मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ आपसे। भाई एक बात बताओ,
ये अर्थ का रेडियस कितना बोला था अभी? 6400. अगर आप 50 मीटर या 100 मीटर ऊपर चले भी गए, मैं कहता हूँ आधा किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर भी ऊपर चले गए, तो आपके और अर्थ के बीच में अब कितना फर्क हो गया? कौन सी तोप चल जाएगी? 64. क्या फॉर्मूला लिखते हो जी का? Gm/r². ये ना लिखा, ये लिख लिया, कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? कौन सी बड़ी तो वैल्यूज में वेरिएशन आ जाएगा? मेरी बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओगे तो वहाँ जी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, ऊपर से उड़ते फिरोगे नहीं। कुछ ना होने वाला इतना फर्क। कुछ 1 किलोमीटर की बिल्डिंग है वो, थोड़ी सी उससे 1 किलोमीटर से कम है ना, 1 किलोमीटर बिल्डिंग बहुत होती है, तो वहाँ से अर्थ का कर्वेचर दिख जाता है कि अर्थ ऐसे है, इतनी ऊंचाई है वो। हाँ जी, तो बुर्ज खलीफा, इसीलिए तो बुर्ज खलीफा नाम शोर मचता रहता है। तो बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है वहाँ से, तो वहाँ से नज़ारा बड़ा मस्त आता है वो। ऐसे मत करा, ये सवाल मत पूछा करो यार। मीनाक्षी पब्लिक स्कूल लिखो आगे, विद देम। ये आ गई हमारी, क्या हो गया? रेडी मार्केट वो L. कहाँ दिख गया तुम्हें? अरे सर, अरे मेरे पास घर में बड़ी में दिखा दूंगा। सर पता है मुझे, मैंने देख रखी है. ये आ गई हमारी अर्थ, और क्या कह रहे हो? थोड़ा बड़ा बन गया सर ये क्या है? अर्थ। पहले हमने वेरिएशन ऑफ जी पढ़ा विद हाइट, क्या अर्थ के सरफेस से ऊपर चले गए, अब अर्थ के सरफेस के किसी माइन में घुसते जा रहे हैं अंदर। तो पहले हम यहाँ थे, तो ये रेडियस कितना था? r 6400 किलोमीटर है ना। अब हमने क्या किया, अब हम डी डेप्थ नीचे आ गए। अब ध्यान से देखो, आपको अर्थ किधर खींचती है? अपने सेंटर की तरफ। पहले आप बैठे थे यहाँ, अब आप आ गए यहाँ, तो अर्थ का कितना हिस्सा अब आपको अपनी तरफ खींचेगा? Sir, R-G. ये अब अर्थ का ये टुकड़ा आपको अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ के ऊपर वाला टुकड़ा भूल जाओ। तो मास भी तो कम हो गया, देख रहे हो। अब पहले क्या था? पहले इतनी बड़ी अर्थ, आप यहाँ बैठे थे, आपको अपनी तरफ खींचती थी, ये पूरा अर्थ का मास। अब आप कुछ गहराई में चले गए यहाँ, तो अर्थ का इतना टुकड़ा अब आपको अपनी तरफ खींच रहा है, मास भी तो कम हो गया। अब ये बात तुम्हें समझ में आएगी मैं पिछली बार क्यों करवा रहा था वो। जी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? Gm/, बोलते रहा करो तो बार बार Gm/r²। हमने पिछली बार क्या बोला? जब बॉडी ऊपर गई ना तो ये बदला, ना अर्थ का मास बदला, लेकिन इस बार तो मास बदला, इस बार तो मास बदला, डिस्टेंस भी बदला और मास भी बदला। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि जी किसके प्रोपोर्शनल है? इतना ही कह सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन मैं बार बार ये मास कैसे निकालूंगा, नीचे जाऊंगा, अर्थ की एवरेज लेंथ सब कुछ लेना पड़ेगा, तो पंगा हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक नया फॉर्मूला बना। देखो, अर्थ स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? पिछले साल पढ़कर आए हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में बता दो। पढ़ने वालों ने तो पढ़ा था, पर कोई बात सर नहीं, नहीं. कोई बात नहीं। 4/3 पाया, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने, बोलो। सर मास इनटू वॉल्यूम फॉर्मूला पूछो, फॉर्मूला पूछो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Mass upon volume. मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जी का फॉर्मूला है G
मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यही कर रहे हो। आगे देखो जी, मास को मैं लिख दूं इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी चलेगा, अपॉन कोई दिक्कत तो नहीं किसी। अर्थ को हम पूरी तरह से स्फीयर मान रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी पोल्स पे से फ्लैट है, पर कोई बात नहीं। अर्थ का वॉल्यूम कितना ले लिया हमने, डी मतलब डेंसिटी, बोलते नहीं अब तो बोलो, डी मतलब Density। हाँ, फिर आर सर स्क्वायर, हमने r माइनस थ्री लिया। आर क्यूब से आर स्क्वायर काट दो, एक आर बचेगा, तो ये बन गया फॉर्मूला 4/3 पाई जी आर डी, ये जी का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें अर्थ का मास तो नहीं आया ना, डी क्या है, डी डेंसिटी। इसको मैं बोलता हूं एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। आप ये बात तो जानते हो ना कि अर्थ पर जितनी भी अर्थ की लेयर्स हैं सबकी डेंसिटी सेम थोड़ी होती है, कहीं मिट्टी है, कहीं कंकड़ पत्थर है, कहीं लावा भरा हुआ है, कहीं मैग्मा भरा हुआ है, कहीं कुछ है। तो ओवरऑल हमने एक एवरेज डेंसिटी अर्थ की निकाली, तो ये जी का क्या निकल आया, नया फॉर्मूला। इसमें मास आया, इसमें मास आया नहीं। अब देखो जरा ध्यान से क्यों ऐसा ही फॉर्मूला निकाला, देखो बुढ़े रानी देखो, ये तो है ही कांस्टेंट, इसको बदलेंगे तो नंबर है, ये तो लिखवाऊं नोट्स, ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये नंबर है, ये भी कांस्टेंट, अर्थ की एवरेज डेंसिटी है, ये भी कांस्टेंट। इससे क्या पता लगा, जी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर में। जैसे जैसे अर्थ में अंदर जा रहे हो आर घटता चला जा रहा है, पहले आर इतना सारा था, फिर आर इतना हो गया, 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 अब इतना हो गया, आर कम होता जा रहा है। अगर आर कम होता जा रहा है तो जी भी कम होता जाएगा। अब निचोड़ दो इसको, अर्थ के सरफेस से ऊपर गए थे जी कम हुआ था, अर्थ के सरफेस में अंदर गए तो जी कम हो रहा है। इसका मतलब कहीं भी जाओ, चाहे ऊपर को जाओ चाहे नीचे को जाओ, जी की वैल्यू घट ही रही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पर मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस या सरफेस के आसपास। जो तुम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सबसे ज्यादा वाली वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर द सरफेस। नियर मतलब थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे। ये बात समझ में आई, इसे लिख लो। कुछ समझ में नहीं आया दोबारा पूछो, सारा बताता हूँ। तीसरा केस आ गया, वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ। अर्थ पूरी तरह से गोल तो नहीं है ना, नहीं है ना, इतना ही फर्क है बस। लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा बना, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी पोल्स पे से फ्लैट है, कुछ ही किलोमीटर का फर्क है, लेकिन मैं जानबूझ के समझाने के लिए ऐसा बना, समझाने के लिए ओवल बना। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा देखो। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर आ गया, ये अर्थ का सेंटर आ गया। क्या अगर अर्थ की शेप ऐसी है तो क्या कोई मालूम आज भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दोनों तरफ का रेडियस बराबर है, क्या हो गया, नहीं क्या कल वाला जो समझ में आया क्या, फिर क्यों हंसा, सर नहीं है ये क्या है, पोल्स क्या है। अब मेरी क्लास में हंसा मतलब तुम पढ़ाते हो, रेडियस इक्वेटर वाला किससे बड़ा है, दिख रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ। जी का फॉर्मूला क्या है, GM/R²।
क्लास में अगर मेरे साथ इतना भी बोलते रहो धीरे धीरे तो 10 बार भी बोलोगे तो कहीं तो दिमाग में पीनियल ग्लैंड में बैठ जाएगी चीज। बोला करो जी। अच्छा, मास तो अर्थ का कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो जी किसके इनवर्स में? जहां आर ज्यादा वहां जी कम। तो आर यहाँ ज्यादा है, पोल्स इस पे इक्वेटर पे, तो जी कैसा हो गया? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो भी कैसा हो गया? तो बॉडी का वेट यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा। इक्वेटर पर कम है, पोल्स पर। फिर सोना खरीदो इक्वेटर पे, पोल्स पे जाके बेच दो, भारी हो जाएगा। इधर वेट नहीं मास, वेट का मतलब मास है कुछ सकता बोले क्या सही करें? सर। यहाँ से सोना खरीदो, यहाँ बेच दो, बढ़िया। क्यों चक्कर में पड़े हुए? एडजस्ट कर देते होंगे वो। इक्वेटर पे जाओ, कोई दुकान पे से खरीदो, पोल्स पे वहाँ पोलर बियर को बेच दो। चलो फिर अगर वहाँ समझ लो रहता है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दोनों बच्चे, में तो मजाक कर रहा था ऐसे। सोना ग्राम में खरीदते हो ना, ग्राम किसकी यूनिट है? मास। वेट थोड़ी चेंज वो कर रहे हो, वेट ही तो बदल रहा है। आप ग्राम में खरीदते हो या कहते हो मम्मी ने जो 10 न्यूटन का हार सिलवाया? सर पर वो तो इलेक्ट्रिकल पे नाप देते हैं। नहीं, कभी तूने ऐसे, अभी तेरी माँ ने ऐसा कहा तो भी कि अपने बहू के लिए 100 न्यूटन का हार बनवाऊंगी? नहीं सर, नहीं बोलते ना। मैं पूछ रहा हूँ, वैसे इलेक्ट्रिकल पे नापते हैं। इलेक्ट्रिकल बेटा लॉरेंस पब्लिक स्कूल की बात समझ में आ गई? इक्वेटर वाला डिस्टेंस ज्यादा है, पोल्स वाला डिस्टेंस कम है, तो यहाँ जी कम होगा, तो यहाँ बॉडी का वेट भी कम होगा, और यहाँ बॉडी का वेट ज्यादा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से उठाया माल और यहाँ बेच दिया, इसलिए नहीं बेच सकते हैं क्योंकि यहाँ भालू खा जाएंगे। अबे जो हम सुबह कर रहे हैं वो मास सेम है। चलो बड़ी यार, रिकॉर्डिंग में ऐसे मत करो। Body is falling freely only under the influence of gravity. जब बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं तो ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स उस पर काम नहीं कर रही, इसे फ्री फॉल बोलते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वेइंग मशीन होती है ना उसके पास, उस पर खड़े होकर वेट लेते हो। एक आदमी को हमने क्या किया, वेइंग मशीन दे दी, उसके ऊपर वो आदमी खड़ा कर दिया, ठीक मशीन पैरों से बांध दी समझ लो, और उसे छत से फेंक दिया। और उसको बोला कि बेटा जब रास्ते में जब 2-4 सेकंड हो जाए तो नीचे गिरते हो तो जरा देखिए तेरा वेट कितना आ रहा है। एयर नहीं है, तो उसने रास्ते में देखा वेट अपना कितना वेट आया, 40 किलो का आदमी था। 0 क्यों? एयर नहीं ना, एयर है तो क्या चलेगा? सर बढ़कर आएगा मेरे। 0 आएगा, कम आएगा जितना नहीं। इससे कम आएगा। बोलिए बढ़कर आएगा मेरे ख्याल से। बोलिए। सर सेम ही आएगा। वेइंग मशीन नहीं आएगा, इस पे आदमी खड़ा कर दिया, नीचे छोड़ दिया। देखो इस वेइंग मशीन में ना, यूं समझो एक स्प्रिंग है, ठीक है? इस स्प्रिंग के साथ एक नीडल जोड़ी हुई है। जब आप इस पर खड़े होते हो तो स्प्रिंग दबता है, तो नीडल यूं घूमती है। जितना भारी आदमी होगा उतना स्प्रिंग दबेगा, नीडल उतनी घूमेगी। इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, समझिए, ठीक है? ये स्प्रिंग जितना दबेगा उतना ज्यादा ये नीडल ऐसे करके घूमेगी। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब ये आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ है फिलहाल, तो ये स्प्रिंग दब रहा होगा, इसका वेट दिखा रहा होगा। जैसे ही मैंने इसको नीचे गिराया, इस स्प्रिंग में कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई हो? सॉरी, स्प्रिंग बैलेंस में। और इस आदमी में क्या ये स्प्रिंग दबेगा? नो सर, सोचो।
नहीं दबेगा क्योंकि सर ये spring कैसे दबेगा? कैसे दबेगा? नीचे से कौन सी फोर्स है जिसको ऐसे पुश कर रही है ऊपर की तरफ? कोई भी क्या करेगा? हाँ हाँ, एयर नहीं मान रहा हूँ ना, एयर से भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगेगा, हल्का फुल्का स्प्रिंग दब जाएगा। लेकिन क्या क्या इसे कहते हैं फ्री फॉल, इसे कहते हैं फ्री फॉल। ये भी फ्री फॉल नीचे गिर रहा है, ये भी फ्री फॉल नीचे गिर रहा है, क्या ये स्प्रिंग दब पा रहा है? नहीं। जब ये स्प्रिंग दब ही नहीं रहा तो बॉडी का वेट कितना आएगा? कितना आएगा बॉडी का वेट? हवा में जब होगी बॉडी का वेट कितना आएगा? वेटलेसनेस बोलते हैं इसको, लिखिए। बॉडी का वेट कितना आ रहा है? 0। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, है बच्चे? कुछ कह रहे हैं? ना बताइए बताइए। ये चैप्टर उस दिन खत्म समझना जिस दिन न्यूमेरिकल्स करें इसमें, उससे पहले कुछ फायदा नहीं है। इस थ्योरी, सिंपल थ्योरी पढ़ के काम कर लिया आपने। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो इसका हिस्सा है वो मैं एक बार करा चुका हूँ। अब जो दोबारा होएगा तो रिवीजन होएगी अब दोबारा से। आप क्या कह रहे हैं? अब इसको वो रेडिएटिव डेंसिटी सर वो करवा चुका मैं आपको एक बार। ग्रेविटी में भी अब थ्रस्ट आएगा। एक्चुअल में वो जो मैंने तुम्हें फोर्स के चैप्टर में करवाया था आर्किमिडीज असल में इस प्रिंसिपल, बुक में भी वो ग्रेविटेशन के चैप्टर में डाला था। है ही चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है ना? चलिए आगे लिखते हैं। केप्लर के लॉज। लॉ पहला लॉ सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? लिखो जरा। एवरी, बेटा हटाने से मुझे मतलब नहीं, मैंने करा दिया ना, मैं टेस्ट में दूंगा। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अराउंड सन। पहला लॉ, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in an elliptical orbit. In an elliptical orbit with sun at one of the two foci. With sun at one of the two foci, FOCI. फोकस का प्लूरल है FOCI। फोकी नहीं होता। देखो सेंटर, अगर सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर वो है तो उसका सेंटर होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है। ऐसे ही इलिप्स के दो सेंटर होते हैं, दो सेंटर नहीं बोलते हैं उसको हम, उसे बोलते हैं फोकस, ये और। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अभी तो फिलहाल इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि हमने एक सर्कल ये लिया होगा, एक सर्कल ये लिया होगा, दोनों के सेंटर्स होंगे, हमने उन सर्कल्स को मर्ज कर दिया तो इस तरह की कुछ शेप बनी। ठीक है ना? तो हम ऐसे समझ सकते हैं। अभी के लिए तो टेम्परेरी चल जाएगा हमारा काम। तो ये दो सेंटर्स नहीं कहलाते, ये फोकस कहलाते। तो ये फोकस हो गया, ये भी फोकस है। सर्कल होता तो सेंटर कह देते, इलिप्स के फोकस होते। सर्कल होता तो सेंटर कह देते, इलिप्स के फोकस होते हैं। और फोकस के प्लूरल को आप फोकाई। क्लियर है तो चीज? अच्छा, कह रहे हैं सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। पहली लाइन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन कहाँ रखा है? सन को यहाँ रख के देख लो
चाहे सन को यहाँ रख के इन देखो। दोनों के बीच का नहीं, सन यहाँ रखा हो सकता है या सन यहाँ रखा हो सकता है, मोशन ही तो समझना है आपको। सन को अगर यहाँ रख के देखोगे तो जैसे कोई प्लेनेट है मेरे पास P, वो पहले यूं जाएगा, फिर सन के पास से निकलेगा, फिर दूर जाएगा, फिर सन के पास से निकलेगा, फिर दूर जाएगा, फिर सन के पास से निकलेगा। सन को यहाँ रख के समझ लो, एक ही बात है। यहाँ भी तो वही होगा, यहाँ पास आ गया, ये दूर चला गया, ये पास आ गया, ये दूर चला गया, चल रहा है। वो क्या बेटा, सन को एक ही जगह रखेगा, दो सन लाएगा, दो ही सन लाएगा तो क्या करेगा, एक ही होगा ना। तो सन को यहाँ रख के इस प्लेनेटरी मोशन को समझ ले, या सन को यहाँ रख के प्लेनेटरी मोशन को, दोनों में से सन को कहीं भी रखकर इस प्लेनेटरी मोशन को समझा जा सकता है। वो ये कहना है, दो फोकस होते हैं, दो फोकस में से सन को कहीं भी रख के इस मोशन को समझ लो, ठीक है। दोबारा देखो, एवरी प्लेनेट revolves around the sun in an elliptical orbit, अंडाकार शेप में, with sun placed या sun situated at one of the two foci। दो में से किसी भी एक फोकस पर सन को रखकर आप इस प्लेनेटरी मोशन को समझ सकते हैं। ये लिखा, पढ़ के देखो। एक काम करो, ऐसा बना लो, ठीक, बना। जल्दी बोर हो जाती है लड़की। ये बॉक्सर हमारा, अब तेरे कॉम्पिटिशन्स नहीं आ रहे किसी चीज के? हो गए? नहीं होगा। होगा। अच्छा, तो पहला लॉ क्या हुआ? सन इलिप्स का क्या होता है? इलिप्स के सेंटर नहीं होते, इलिप्स के क्या होते हैं? फोकस। कितने? दो। और दोनों में से किसी भी एक जगह पर हम सन को रख देंगे और हर प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमेगा, किस रिवॉल्व करेगा, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा। समझ में आ रही बात? Every planet revolves around the sun with around the sun in an elliptical orbit with sun situated at one of the two foci। इसे बोलाकर रट, मेरे पेपर में आ रहा है क्या ये? 6 बार बुलवा दिया मुझसे। अब इसे बोलने में क्या दिक्कत होती है तुम्हें? पेपर में लिखो है क्या कर? हूँ इधर बैठे रहेंगे। Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun situated at one of the two foci। बताओ, पहला लॉ है। दूसरे लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। देखो, पहले समझा देता हूं, फिर लिखो। प्लेनेट देख, ये क्या है? ये लाइन सन और प्लेनेट को जोड़ती है। ये लाइन सन और प्लेनेट को जोड़ रही है। अब ये लाइन मान लो प्लेनेट ए से बी चला गया 1 महीने में। प्लेनेट घूम रहा है यहाँ पहुंच गया, 1 महीना लग गया। मान लो 1 महीने में पहुंच गया। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है सामने, इस लाइन ने इतना एरिया पर झाड़ू मार दिया। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स सम एरिया। ये बात समझ में आती है? उसने कुछ एरिया कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? उसने कुछ एरिया कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? यहाँ से वो घूम के यहाँ आ गया। इस दौरान कितना एरिया कवर हो गया कि नहीं हो गया? कितने दिन में हुआ? 1 महीने में। फिर ये प्लेनेट घूमता कहीं यहाँ पे आ गया। फिर मैंने इसको 1 महीने का टाइम दिया, फिर 1 महीने में ये एरिया कवर कर लिया। अंकल का लॉ ये कहता है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे। एरिया 1 और एरिया 2 बराबर होंगे। अब मैं इसे इंग्लिश में बोल देता हूँ, ठीक है जी? कैसे मत पूछना, होते हैं लॉ पढ़ा। द लाइन जॉइनिंग द सन, बाद में पहले द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स, जैसे झाड़ू मार दी, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
एक महीना आप देखो, जरूरी नहीं है एक ही महीना लेना, 10 दिन 5 दिन 7 दिन 2 दिन जितना भी आपने लेना सेम है। अगर यहाँ 4 दिन ले रहे हो तो यहाँ भी 4 दिन ले लो, यहाँ 6 दिन ले लो, यहाँ भी 6 दिन ले लो, यहाँ 20 दिन ले लो तो यहाँ भी 20 दिन, यहाँ 4 महीने ले लो तो यहाँ भी 4 महीने। समझ रहे हो बात को? कहीं पर भी ये यही नहीं, कहीं पर यहाँ भी हो सकता है। 1 महीने का टाइम ही हो गया, 1 महीने का टाइम ही हो गया, 1 महीने का टाइम ही हो गया। ये एरिया बराबर है। तीनों सेम है। जी हाँ बोलिए। सर एक डाउट सर, कैसे पॉसिबल है क्योंकि लेंथ तो इस वाली ये साइड बेटा इतना मैथमेटिक्स तो अभी सीखा नहीं ना, कैसे पता लगेगा? अभी छोड़ दीजिए उस चीज को। लिखो लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, लॉ की स्टेटमेंट। लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट line joining the sun and the planet sweeps SWEEPS equal areas in equal interval of time. Sweeps equal areas in equal interval of time. ठीक है, इसे बना लो, ये मत बनाना, बस जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा करने की, यही बना लो बस। बनाइए क्या हुआ? आज की छुट्टी नहीं है? ये रहा सन, ये रही अर्थ, ये रहा सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, सन और ये रही अर्थ, ये चक्कर काट रही है। ठीक, जितने टाइम में ये चक्कर काटेगी उस टाइम को बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल पीरियड। जितने टाइम में ये एक राउंड रेवोल्यूशन पूरा करती है उस टाइम का स्क्वायर इसके एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये थर्ड लॉ स्टेटमेंट। क्या नाम है? कोई नाम? हाँ, लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। अगर लिखना है तो लिख लो। पहले वाला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा वाला था लॉ ऑफ एरिया और तीसरा वाला है लॉ ऑफ पीरियड्स। बोलूं? ड्राइंग बना ले। क्या करें? ड्राइंग बना ले। हाँ ड्राइंग बना ले। इसका क्या ड्राइंग क्या करें? आर का मतलब रेडियस नहीं है, ये प्लेनेट और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। क्या है उत्तर? हाँ, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि ओवल शेप में घूम रहा है, ऐसे अंडाकार शेप में घूम रहा है, तो कभी पास आता है, कभी दूर जाता है, कभी पास आता है, दूर जाता है, तो एक तो डिस्टेंस है नहीं, तो डिस्टेंस का क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। तो जितने टाइम में वो एक चक्कर लगाता है उस टाइम का स्क्वायर एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लिखवा दो। लिख द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस आर, मीन क्यूब ऑफ द एवरेज लिख ले, मीन लिख ले, एक ही बात। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस आर of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period t. Its orbital period t. T, कैपिटल T। तो यहाँ पर ये लिख लेना, t square is proportional to r cube। g की यूनिट्स याद दिलाना एक बार। तुम्हें याद क्यों नहीं होती जल्दी से? G
जी की यूनिट जी की यूनिट्स, कैपिटल जी की यूनिट्स। सर न्यूटन सर मीटर स्क्वायर कबूतर की तरह आंखें मत निकाल। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? किसी चीज को आंख बंद करके सोच नहीं सकते हो कि कौन सी चीज ऊपर की और कौन सी नीचे। फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में तो मीटर इंटू मीटर और केजी इंटू केजी। फिर 6 घंटे ना लगाया करो छोटी छोटी चीजों पे। आगे लिखो डिफरेंस बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। क्या कह रहे हो आप सब? कुछ कह रहे हो? Acceleration produced in the body किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है जी, ये वो एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। फोर्स एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब क्या लगती है? एक्सेलरेशन कब लगता है? एक्सेलरेशन कब आता है? जब नेट फोर्स लगती है ना। तो जब तक अर्थ खींचेगी नहीं, एक्सेलरेशन कैसे होगा? अर्थ अपनी तरफ फोर्स नहीं लगाएगा हाँ तब तक एक्सेलरेशन कैसे होगा? राइट। तो फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन हुआ। तो इसका मतलब ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये क्या है? कांस्टेंट है। इसका डेफिनेशन मैंने आज ही लिखवाया। अगर आप दो यूनिट मासेस की बॉडी को ले लोगे, इन दोनों के बीच में यूनिट सर याद आया? डिस्टेंस होगा तो G क्या है? G is numerically equal to the force that exists between two bodies of unit masses placed at a unit distance from each other। गुप्ता जी आज ही कराया, 1 घंटे पहले ही कराया। आंखें मत निकालो, ये स्प्रिंग की तरह से निकल के टॉम एंड जेरी की तरह बाहर को निकल आती हैं। देखो पीछे पलट के क्या करवाए, नमूने हो यार। देखो डाउट जल्दी करो। कैपिटल जी डेफिनेशन लिखो जल्दी, मैंने लिखा है यहाँ पर। कैपिटल जी क्या है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन two bodies of unit masses placed at unit distance from each other। परसों को जितना मैंने ग्रेविटेशन का चैप्टर आज करवाया है वो सारा ओरल सुनूंगा और वीडियो बना के घर भेज दूंगा तुम्हारे अब्बू और अम्मी को। पेपर है मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है ना, परसों भेज दूंगा ये वीडियो बना के घर पे, अपने आप देखते रहेंगे घर वाले क्या करना है। फिर समझ रहे हैं ना, परसों ओरल सुनूंगा। ठीक है, अच्छा आगे चलो। ये पॉज वाला चीज तो जानी नहीं चाहिए ना। आगे देखो, अब देखो वैल्यू ऑफ जी कितना होता है? अब भी 9.8 करो। वेरिएबल थोड़ा क्लियर करो ना, कहाँ वैल्यू ऑफ जी कहाँ? वेरिएबल on the सुन तो sea ले। level, on the sea level। हाँ ग्राउंड पर। ऑन द सरफेस सर सरफेस और नियर ऑफ द सन। बस अब वही बात। अब जब तुम बोलोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मान लेना कि अर्थ के नजदीक हो या अर्थ पर ही हो। ऊपर चले जाओगे तो जी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइंड में चले जाओगे तो जी कम हो जाएगा। दोनों जगह जी कम होता है। मैक्सिमम कहाँ होती है? सरफेस है नियर। सर बढ़िया। तो वैल्यू ऑफ जी नियर और ऑन सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड।
और इस g का वैल्यू तो तुम्हें मालूम है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, न्यूटन। ठीक है। ठीक लिखा है। सर न्यूटन आएगा। जी न्यूटन में होता है, जी न्यूटन में होता है। हाँ सर न्यूटन में तो कान के नीचे भुजाऊंगा इतना ना। वो जब फोर्स में होता है। फोर्स निकालने जाता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलो। बिना यूनिट के किसी फिजिकल क्वांटिटी का फायदा क्या है? रेशियो हो तो समझ में आता है, जब यूनिट है तो इसकी यूनिट्स लिखा करो। क्या ये लाइन ठीक लिखी है? हाँ सर इक्वेटर पर जी कम, पोल्स पर जी ज्यादा, हाइट पे जाओगे जी कम, माइन में जाओगे जी कम, तो इसका मतलब जी तो एक सी है ही नहीं। लेकिन कभी भी कहीं पर भी चले जाओ, यूनिवर्स के किसी हिस्से में चले जाओ, ये बदलेगा, ये बदलेगा नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी does not vary from place to place। कांस्टेंट लिख देना चाहिए। चलो नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा। because it is a constant है ना I think it is constant वैल्यू ऑफ जी is constant नेवर चेंज। never change थोड़ा छोटा हो, ठीक है ना। अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी बताइए। Zero। ये तो हो गया आपका 3 zero नहीं पॉइंट। होगी zero नहीं होगी अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो नहीं। हाँ सर क्योंकि नीचे तो मास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। हाँ बिल्कुल सही शब्द बोल दिए तूने। जब आप अर्थ के सेंटर पर चले जाओगे तो कोई मास ही नहीं होगा वो नीचे खींचने मास वाला नहीं आपको। जब कोई मास ही नहीं है तो वहाँ कोई फोर्स ही नहीं है, और फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? Zero। लिख देना कहीं नोट करके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉक्स बना के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नाट डाल दिया करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। Weakest force in nature, strongest centripetal force का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r इनवर्स स्क्वायर लॉ इनवर्स स्क्वायर फोर्स इज इनवर्स आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट जब हम पढ़ते हैं तो जी डैश बाय जी कितना आया था? r स्क्वायर अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना जी में इंक्रीज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू सॉरी सर ठीक है जी। अगर सुनना ध्यान से, अगर ये बढ़ता होता, बढ़ तो रानी किसी भी केस में नहीं बढ़ रहा, अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो ऊपर जाने से बढ़ती नीचे जाने से बढ़ती, यानी आपको क्या निकालना होता? परसेंटेज इंक्रीज। तो नहीं, तो आप सिर्फ ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में इतना बदलाव आता, याद रखने की चीजें होती हैं। परसेंटेज डिक्रीज निकालते हो ऐसा आता 1 माइनस समथिंग, परसेंटेज इंक्रीज निकालते हो तो इसमें से 1 को माइनस, ठीक है। ये याद रखना, आगे वॉल्यूम सरफेस एरिया का मैथ्स में चैप्टर आएगा, उसमें कई बार वो बोलेगा हमने इसका रेडियस इतना कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालो वॉल्यूम में, वो सब चीज़ें आएंगी, तो इसलिए याद रखना है,
ठीक है, आगे चलो। ओ इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए, जब आप कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते थे अब सिर्फ फर्क इतना होगा क्योंकि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो चीजें कभी ऊपर हो जाएंगी, कभी नीचे हो जाएंगी, कभी अर्थ की तरफ आ रही हैं, कभी अर्थ से दूर जा रही हैं, यही होगा। तो उस केस में क्या होगा, आप v को किससे रिप्लेस कर देंगे, g से। एक फॉर्मूला और लिखते थे s = u और डिस्टेंस नहीं कहलाता भाई, बॉडी ऊपर जाएगी तो अभी हम लोग इतना डिस्टेंस नहीं बोलते, हाइट बोलते हैं। तो बस इतना ही दो सिंबल्स में फर्क आएगा, ut + ½ at²। एक और चीज, जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में बहुत कॉमन है। जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो एक्सेलरेट करेगी या रिटार्ड? क्या करेगी? जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो एक्सेलरेट करेगी, रिटार्ड करेगी? क्यों? डंडे से एक्सेलरेट करने लगेगी, डंडा दिखाते हुए। पहले रिटार्ड कर रही थी। सर क्योंकि हम जब सही बोला था सर, ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अरे बॉल नीचे से फेंकता है तो चंदा मामा ऊपर पहुंच जाती है, तो फिर बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंकेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, कहीं तो रुकेगी तभी तो लौटेगी। इसका मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन। तो उस केस में g कैसा ले लें, माइनस। जब बॉडी किधर जा रही हो, ऊपर जा रही हो, और अगर बॉडी नीचे आ रही हो तो g कैसा हो, सही। और 2-3 चीजों का ध्यान रखो, ये लिख लिया, कहीं नोट कर लिया? सर सेकंड वाली इक्वेशन में a g होना चाहिए था। हाँ जी होना चाहिए, तो मैंने लिखा नहीं, जी होना चाहिए। अब इसको शैतानी सिखा रहा है उसे। अगर आपने किसी बॉडी को ग्राउंड से v वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो बॉडी ऊपर जाएगी, रिटार्ड करती जाएगी, वेलोसिटी कम हो गई, फाइनली कहीं ना कहीं रुकेगी, तभी तो लौटेगी। तो जब वो लौट कर वापस आएगी तो जब हमारे हाथ से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। बाद में प्रूव करेंगे, अभी याद करें, साथ साथ प्रूव करेंगे, इसको थोड़ा रुकेगा, आज ही करेंगे। जब बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो जितनी भी वेलोसिटी से फेंकोगे, जब बॉडी वापस आएगी तब भी बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, वही जिससे फेंका था। क्यों? क्योंकि आते और जाते वक्त स्पीड में जो चेंज आया, कितना चेंज आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड का आया ना। वो जाते वक्त भी 9.8 ही था और आते वक्त भी 9। तो स्पीड में जो चेंज आया वो तो एक सा ही आया, स्पीड में जो चेंज आया वो एक सा ही आया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जाते वक्त भी वही था और आते वक्त भी वही था। दूसरी चीज, पहला नोट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स जिस तरफ लगेगी एक्सेलरेशन तो उस तरफ ही होगा। अर्थ हर चीज को किधर खींचती है, जब फोर्स नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन भी नीचे को ही होगा। चाहे बॉडी ऊपर जा रही है, चाहे बॉडी नीचे जा रही है, जी की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, नीचे की तरफ। क्या बोला मैं, बोलने दो उसको। जी हमेशा उसको नीचे खींचेगी, जी हमेशा नीचे खींचेगी। अबे ये नहीं कह रहा हूँ, सुन लो। जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। दोबारा देख क्या कह रहा हूँ, जिस तरफ फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा। अगर अर्थ ये है, बॉडी ये है, बॉडी को किधर खींच रही है, नीचे की तरफ,
जब बॉडी ऊपर जा रही थी तब भी नीचे खींच रही थी। अरे बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए अर्थ को क्या लेने देना, उसे तो पकड़ा पकड़ क्या करना है, खींच के नीचे लाना है। तो फोर्स किधर लग रही है, नीचे। तो अगर फोर्स नीचे लगेगी तो एक्सेलरेशन भी नीचे को, ठीक है। अर्थ जब खींचेगी तो वो जब खींचेगा नीचे की तरफ को तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही। जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउन। 2 सवाल। तीसरा, जितने टाइम में बॉल नीचे से ऊपर पहुंचेगी टाइम ऑफ पेशेंट उतने ही टाइम में बॉल नीचे नीचे जाएगी। ध्यान रखिए, इन सभी चीजों के पीछे कारण यही आ रहा है कि जाते वक्त भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 था, आते वक्त भी 9.8। सर उनका टाइम ऑफ एशियन इक्वल टू टाइम ऑफ जी अंग्रेजी में उसे वही बोलेंगे। आपके हो गया लगता है स्कूल में, नहीं सर आपने पढ़ाया था, मैंने कब करा दिया? सर कराया सर था। मोशन चैप्टर कराया था। सब मोशन वाले चैप्टर। हाँ, सर, लिखा है। अच्छा, सर ये लिखा था चल कोई बात नहीं, तो सबूत क्यों दे लेते हैं, उनसे वकील बनेगा। वही दोबारा कर लेते हैं। जाते वक्त का समय और आते वक्त समय सेम लगेगा। अगर बॉडी 3 सेकंड में ऊपर जा रही है तो 3 सेकंड में नीचे है। अगर 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठी है तो जब हाथ से आगे टकराएगी तो 40 मीटर पर सेकंड। इन सभी चीजों में असम्पशंस हम ये ले रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन ना के बराबर, नेग्लिजिबल है, हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये असम्पशन लेकर चल रहे हैं। समझ में आ गई चीज? चलो टाइम बताइए कितना सर हुआ? टाइम हो गया अच्छा इतनी जल्दी, अगला दिन। सर 1 मिनट ऊपर हाँ पता है मुझे। जी किस पर डिपेंड नहीं करता? मास किसका? बॉडी कौन सी बॉडी? जो मेरी body मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, फिर किसके मास पर डिपेंड करता है? अर्थ की अर्थ के, प्लेनेट के और अर्थ के रेडियस पर, अर्थ के रेडियस पर और अर्थ के मास पर। अर्थ कह लो या कोई प्लेनेट कह लो, है ना। किस पर डिपेंड नहीं करता था, बोलना नहीं, किस पर डिपेंड नहीं करता? बॉडी पे नहीं करता। मास ऑफ बॉडी बेटा फिजिकल वो बोला था, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? मैंने भी 3 बार बोला है, अब तू 3000 बार लिख के लाएगा इसको। बोल फिर बोल। चल जी का फॉर्मूला बता। अगर तुम्हें फॉर्मूला बता दिया तो पास, छोड़ दो। आज मेरे ख्याल से अभी अभी में मैंने 20 बार तो लिख लिया होगा। जी का फॉर्मूला क्या होता है? एन। हाँ हम ध्यान दे। एम। हाँ जब मैंने कहा था लस्सी पी के मत आएगा। NM स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। वो तो ऐसे यूनिट है ये तो फॉर्मूला हो, जीएम अपन ऐसे यूनिट लिखो जी। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है ना बेटा, वीडियो बंद करिए।